फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने सेल कंप्लीट कर लिया था। टिश्यू को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और लेंदी और आप बोर ना हो, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। पार्ट वन जिसमें मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताऊँगा, और पार्ट टू जिसमें मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगा। ये 2 टाइप की टिश्यूज़ होती है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल। उससे पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या होती है। जैसे कि आपने सेल में देखा था कि सेल क्या होती थी, सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ होती थी, जो कि फंडामेंटल एक ब्रिक्स के जैसे काम करती है। लेकिन उसी के अगर सेम टाइप के, यानी कि आप ये वर्ड याद रखना, सेम टाइप के जब सेल आपके कंबाइन होंगे तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू का जो परफॉर्मेंस होता है वो सिमिलर होता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं अपने दोस्त से मिलने एमपी गया, और एमपी जाने पे मुझे पता चलता है कि एमपी 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है। हालांकि बटा नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए इसको बोल रहा हूँ कि एमपी 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है। पहला पार्ट एम और दूसरा पार्ट पी। मैंने देखा कि जो एम है वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी कम्युनिटी को अली कहा जाता था, यानी कि वो अली वाले लोग थे। ठीक। मैंने पी में जा कर के देखा कि पी में कौन रहता है, तो पी में मैंने देखा कि वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, एससी कैटेगरी मत समझना। एससी का मतलब हो गया कि आपके जो एस और सी ये 2 कम्युनिटी है, वो लोग यहाँ पे रहते थे। मैंने कहा कि एस वाले लोग कौन है, तो पता चला कि एस वाली कम्युनिटी के जो लोग रहते थे उनको पीसीएस कहा जाता था, कि ये लोग पीसीएस होते हैं। और जो सी वाली कैटेगरी के लोग होते थे इनको फोटोग्राफर कहते थे। फोटोग्राफर में आप कैमरा देखते हो तो कितने पिक्सल का होता है, तो वो लोग भी पीएक्स भी कहलाते थे, शॉर्टकट में फोटोग्राफर नहीं, पीएक्सएल यानी कि पीएक्स कहलाते थे। और ये आपका चैप्टर में प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। आओ समझते हैं कैसे। आपका जो एम है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताता है, पी आपकी परमानेंट टिश्यू के बारे में बताता है, अली जो कि आपका इस तीनों में सेक्शन में लिखा हुआ है, तो ए आपके लिए एपिकल, एल लैटेरल, आई इंटरकैलरी। और ये सारे मैंने पार्ट्स लिखे। अब इधर आप जाओगे तो पी सेक्शन में परमानेंट टिश्यू होती थी, तो परमानेंट टिश्यू में भी एस जो होती थी वो सिंपल टिश्यू को बताती थी, सिंपल टिश्यू, और सी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बताती थी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। और सिंपल टिश्यूज़ में 3 कैटेगरियाँ होती थी। एक होती थी आपकी पैरेन काइमा, दूसरी हो जाती थी कॉलिन काइमा, और तीसरी आपकी बन जाएगी स्केलेरन काइमा। ओके, तो पैरेन काइमा, कॉलन काइमा एंड स्केलेरन काइमा, ये 3 चीज़ आपके बढ़ गई। और जो सी कैटेगरी के लोग थे वहाँ पे 2 लोग मिलते थे, एक जाइलम, एक्स फॉर जाइलम, और पी फॉर फ्लोम। ठीक। तो ये सारे कैटेगरी मैंने लिख दिए, लेकिन आप इसको स्टोरी से याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम के तक आप इसको माइंड में स्टोर कर पाओगे। चलो आओ देखते हैं फिर से एक बार स्टोरी को। मैं अपने दोस्त से एमपी मिलने गया, और एमपी में मुझे पता चला कि एमपी 2 पार्ट में बढ़ चुकी है, एक मेरिस्मेटिकल टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़। मैंने देखा कि एम कैटेगरी में रहने वाले जो लोग होते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि अली होती थी, और अली में जो आपको ALI दिख रहा वो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के लिए आपको इंडिकेट करती है। दूसरा परमानेंट टिश्यूज़ में मैंने देखा कि वो एससी कैटेगरी में बढ़ चुकी थी, और एससी में भी 2 कैटेगरी थी, जिसमें एस सिंपल टिश्यू के बारे में और सी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में इंडिकेट करता है। और मैंने कहा कि एस कैटेगरी में जो लोग रहते थे वो पीसीएस बनना चाहते थे, जो एस कैटेगरी में लोग थे वो पीसीएस बनना चाहते थे, और जो सी कैटेगरी में थे तो वो फोटोग्राफर यानी कि वो कैमरे से फ़ोटो खींचना चाहते थे, इसीलिए उनको लोग पिक्सल कहते थे। तो जो पी है आपका वो परमानेंट टिश्यू पैरेन काइमा कहलाती थी, सी कॉलन काइमा, और एस स्केलेरन काइमा कहलाती थी। ठीक। पीएक्स में आप एक्स का मतलब जाइलम समझ लीजिए और पी का मतलब फ्लोएम होता है। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक बना करके आप इस पूरे प्लांट टिश्यू को एक सिंगल चेन में समझ सकते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती है जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को न्यू फॉर्म कर सकती है, यानी कि एक टिश्यू से 2 टिश्यूज़ को बना सकती है। और परमानेंट टिश्यूज़ होती है उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, उनको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्मेटिकल टिश्यूज़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। जो ऊपर के पार्ट होती है किसी भी प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट यानी कि सूट पार्ट में जो भी होती है उसे हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। जो मिडल में होती है, जो ब्रांचेस के लिए इंडिकेट होती है, जो नए ब्रांचेस, पेड़ों में नए नए ब्रांचेस को जन्म देने का काम करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरकैलरी। लेकिन जो सूट पार्ट होता है उसको मजबूती देने का काम कौन करती है, जितना ज़्यादा पुराना पेड़ उतना ज़्यादा उसके स्टेम्स में बनने वाले रिंग्स उसकी एज को इंडिकेट करते हैं, और ये होती है लेटरल मेरिस्टम।
आप तीनों के बारे में ये डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है नोट्स में। ये रिस्पॉन्सिबल होगी ग्रोथ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी कि उसका दायरा कितना बड़ा होगा, लेटरल मेरिस्टम पे डिपेंड होता है। और ये होती है इंटरनोड्स यानी कि जहाँ पे उनके नए नए ब्रांचेस निकालने होते हैं उसके लिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, नो वैक्यूल्स आर इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? आपके एपिकल में और लेटरल में तो आपके ऐसा होते थे कि वैक्यूल्स पाए जाते थे लेकिन इंटरकैलरी में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे आपको क्यों इसका रीज़न बताया गया है, वाई आर नो वैक्यूल्स इन इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसमें आपसे पूछा ये जा रहा कि आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम में यानी जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है इसमें आपका वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, वो इसका रीज़न बता दो आप। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता था? वैक्यूल्स का काम होता था स्टोरेज करना फूड और वाटर का, लेकिन इसके अंदर ना होने से, क्योंकि इनका काम ही नहीं है, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना न्यू स्टेम्स की। इंटरकैलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी? ब्रांचेस की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि उनका एक टुकड़ा जो वैक्यूल्स होती है वो नहीं होने की वजह से इनके अंदर रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस आ जाएगी। अगर कोई पेड़ हो और उसको पानी प्रॉपर ना मिले तो वो कैसा हो जाएगा? वो रिजिड हो जाएगा, यानी कि बहुत सूख के हार्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यूज़ जो होती है उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड करके न्यू सेल्स को और बना सकते हो, या ये वाली बात याद रखना कि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। और मेरिस्टेमेटिकल टिश्यूज़ में एबिलिटी होती थी। इसको दो कैटेगरी में बांट दिए थे हम लोगों ने, एक पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा। ये जो दो पॉइंट है ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दे दिया क्योंकि आप थोड़ा समझ पाओ ज़्यादा अच्छे से। आइए समझते हैं। पैरेन्काइमा वो टिश्यूज़ होती है, पैरेन्काइमा वो टिश्यूज़ होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज करने के लिए फूड का और गैस एक्सचेंज करने के लिए और प्लांट को फ्लोट कराने के लिए। लेकिन कोलेनकाइमा में रिस्पॉन्सिबल जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप किसी पेड़ को अगर उसके किसी डाल को आप पकड़ के खींचोगे तो वो फ्लेक्सिबल होती है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और वो बेंड भी कर सकते हो आप। कुछ प्लांट्स बहुत पतले से होते हैं तो उनको आप हल्का सा ऐसे टिल्ट करोगे तो ये घूम भी जाएंगे। तो इसी तरीके से कोलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और स्क्लेरेन्काइमा जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो किसके लिए होती है? अच्छा, ये दोनों आपका कई हद तक सिमिलर होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये हार्ड एंड रिजिड होती है, जबकि ये क्या थे? फ्लेक्सिबल थे, फोटोसिंथेसिस करा रहे थे, लेकिन ये डेड सेल होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? एक डेड सेल होती है। और ये दोनों आपकी कैसी है? ये दोनों आपकी लिविंग सेल है। ओके, दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स एंड सेल्स मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये सारे के सारे लिविंग सेल होती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और ये भी आपका ऐसा ही है कि मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ये समझ लो कि इसी की वजह से इसका जो लचीलापन था यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी वो इसी की वजह से हो पा रही थी। लेकिन ये आपका क्या है? ये एक डेड सेल है, और इसके अंदर हैविंग सेल मेड विद लिग्निन। और लिग्निन वो सब्सटेंस होती है जो कि इसको हार्ड बना देती है, इसको बहुत हार्श बना देती है। ओके, क्योंकि ये एक टाइप का सेल सीमेंट का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरेन्काइमा के पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इसमें तो होता ही नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम इसमें होता है, और इसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं। नेक्स्ट, देयर आर थिन वॉल्स। इनके अंदर जो पाई जाने वाली लेयर होती है, वॉल्स होती है, वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, और इनकी टिश्यूज़ जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, और ये इरेगुलरली थिक होती है। थिक मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है अपने कॉर्नर्स पे। लेकिन जब आप स्क्लेरेन्काइमा में देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी लंबी स्ट्रक्चर होती है, और ये एक मोटे से छाल जैसे बनाते हैं। जैसे आप पेड़ को देखते हो तो पेड़ की ऊपरी लेयर जो होती है वो डेड सेल होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, और ये पूरे पेड़ को कवर किए होती है ताकि कहीं से कोई डैमेज ना हो सके। स्क्लेरेन्काइमा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लीव्स द न्यूली फॉर्म्ड इन द ब्रांचेस। और पेड़ों में जो नए पत्ते आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरेन्काइमा। ओके, और जो आपका लीव्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में और स्टेम्स ऑफ प्लांट्स में, तो जो प्रेजेंट होती है लीव्स और स्टेम्स यानी कि उसके ब्रांचेस वो प्लांट में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसके लिए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक्चुअली फोटोसिंथेसिस ये भी करा सकते हैं और ये भी होता है, लेकिन इसी का ये सब दूसरा पार्ट है जो इससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। बिल्कुल ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। दे आर फाउंड इन स्टेम्स, वेन्स एंड लीव्स कवरिंग द नट्स एंड सीड्स। तो जो भी इसकी नट्स यानी कि उसके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होती है, वो सबको कवर करने के लिए जो सॉलिड सब्सटेंस लगते हैं वो ये स्क्लेरेन्काइमा की कैटेगरी में आती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहलाती है। इन्हीं सब के बारे में मैंने थोड़ा सा और भी बताया था। क्लोरोफिल्स क्लोरेन्काइमा आपका एक अलग सब्सटेंस है जो कि आपकी बुक में से बाहर है, मैंने आपको तो एक्स्ट्रा बताने के लिए इसमें मेंशन कर रखा है, तो ढूंढने मत लगना। आगे देखते हैं।
पैरेन्काइमा बट ऑल्सो कॉन्टेन द क्लोरोफिल इन देम। अब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है, तभी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करा पाते थे, और इसी वजह से वो क्या है, कैपेबल है परफॉर्मिंग करने में कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, यानी कि अब वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती है। ठीक, जब किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो कैपेबल हो जाती है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये प्लांट अपने आप को ऑटोट्रॉप्स कहते थे। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर ले। एरेनकाइमा क्या होएगी, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो एरेनकाइमा क्या होएंगी, जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं वो एरेनकाइमा कहलाते हैं। एंड सिमिलर स्ट्रक्चर होती है पैरेनकाइमा के, लेकिन इसमें एयर कैविटीज़ होती है जो कि इसको हेल्प करती है क्या करने में, फ्लोट करने में। तो ये फ्लोट करने में इसका हेल्प होता है काफ़ी ज़्यादा। एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं वाटर में किसकी वजह से, इसमें लार्ज एयर ऑफ कैविटी। अगर सोचो मेरे पास मैं हूँ और मैं ऐसे लेट जाऊँ पानी के ऊपर और मेरे ऊपर छोटे छोटे बबल्स लगे हो और बबल्स इतने ज़्यादा हो मेरे बॉडी पे कि मैं उसके अंदर पानी में डूब ही ना पाऊँ और बार बार ये बबल्स मुझे ऊपर की तरफ खींच ले जाए, तो क्या मैं फ्लोट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वैसे ही लार्ज एयर ऑफ कैविटीज़ इनको क्या करती है, हेल्प करती है फ्लोट करने में। लिग्निन क्या होती है, जो आपका लिग्निन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रिजिडिटी के लिए, यानी कि उसकी हार्डनेस के लिए। अब जो प्लांट जितना ज़्यादा हार्ड होगा इसका मतलब है कि उसके लिग्निन उतने ज़्यादा फिल होंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, और लिग्निन एक्ट करती है एज अ सीमेंट के जैसे। एपिडर्मिस मतलब जैसे आपकी बॉडी पे स्किन होती है, तो स्किन क्या होती है, स्किन आपकी बॉडी को कवर करने का काम करती है। एपिडर्मिस प्लांट्स को कवर करने का काम करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। और ये कवर करती है किसको, पूरे प्लांट को कवर करती है। एपिडर्मिस जो होती है वो प्लांट कैन बी बिकम थिक और ऑर्डर। अब जो प्लांट होता है वो कैसा दिखता है, वो काफ़ी मोटा चौड़ा दिखता है, और उसके बाद फिर अवॉइड करता है फ्रिक्वेंट वाटर लूज। अगर मान लो आपकी बॉडी से स्किन हटा दी जाए तो आपका सारा जो बॉडी का वाटर होगा वो सब क्या होता है, रिलीज़ होने लगेगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे और हमारी जल्दी से सेल डेड हो जाएगी। प्लांट भी क्या करता है, प्लांट इसमें पानी को इवेपोरेट होने से रोकने की कोशिश करता है। प्लांट में एपिडर्मिस का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो होती है इसकी काफ़ी फ्लैट होती है और इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़, आउटर वॉल्स जो होती हैं इसके एपिडर्मिस सेल में वो काफ़ी थिक होती है, इनर वॉल्स बहुत थिन होती है। आउटर सेल इनर सेल का क्या मतलब हुआ, अगर हमारी बॉडी होती है तो हमारी स्किन में जो आपका हाथ होता है ना, उसके हाथ में ऊपर साइड में देखोगे तो जो ऊपर फ्रंट में आपकी स्किन होती है वो डेड सेल की होती है, और जो आपके हाथ के पीछे की सेल होती है, जैसे ये मैंने बना दिया, ये हाथ पे जो ऊपर की सेल होती है ये आपकी डेड सेल होती है और ये ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन आप अपने हाथ को अगर फ्लिप कर लो और पीछे की तरफ देखो तो पीछे की साइड से देखोगे तो आपको हाथ पे जो दिखाई देगा वो थिन सेल होती है, यानी कि वो स्किन की सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एपिडर्मिस सेल ऑफ्टन द लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट्स विच फैसिलेट द ऑब्जर्वेशंस। अब ये बताओ ये क्या कर रही है, तो उसमें रूट्स स्ट्रक्चर्स ये ऑब्जर्व करने का काम करती है किसको, वाटर को। जैसे मैंने बोला कि जो पेड़ होते थे उस पेड़ को आप नीचे से देखोगे तो उसमें बहुत सारे रूट्स स्टेम्स निकले होंगे। अब वो स्टेम्स क्या कर रहे हैं, वो ज़मीन से पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो अपने अंदर ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, होल्ड भी करके रखे हुए। यानी कि पहला चीज़ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और दूसरा चीज़ उन्होंने उस पानी को अपने अंदर होल्ड भी करके रखा है, सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एपिडर्मिस, और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, प्लांट को फंगस से बचाना होता है। आपकी स्किन क्या करती है, आपको बैक्टीरिया से डायरेक्ट एंट्री से बचाती है, आपको स्किन उसको प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे ही प्लांट्स को फंगस से और लॉस ऑफ इंजरीज से, कोई भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ इंजरी हो सकती है तो उसके पहले स्किन पे होती है, तो वैक्स लाइक रेजिस्टेंस छोड़ती है। यानी कि जिसको हम लोग वैक्स देखते हो, जब किसी प्लांट को ऐसे आप काटोगे तो उसमें से कुछ गोद जैसा निकलता है, तो वो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंस होती है, जो कि क्यूटिकल से सरफेस को फिल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आती है प्लांट्स में। ये उनका मैकेनिज्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख लो कि स्टोमेटा जो होती है तो वो क्या कर रही होती है, वो अपने आप को अलग अलग करके एयर को अंदर और बाहर, यानी ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करती है। और इन दोनों के जो बगल बगल में लगे हैं ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल डिसाइड करते हैं कि कौन सी कब किस चीज़ को आराम ही होता है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपका ये कोई पेड़ का पत्ती हो गया। अब इसमें जो छोटे छोटे छेद होंगे वो काम स्टोमेटा करती है। छोटे छोटे जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो एपिडर्मिस में ही मौजूद होती है, वो लीव्स के पत्तियों के। और ये दो सेल से प्रोटेक्शन होती है। जैसे आप इधर से देख लो, ये शटर अगर बंद हो जाएगा, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आता है जो इसके लिए सही ना हो, तो ये गार्ड सेल प्रोटेक्ट कर, और ये गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ वो एक्सचेंज होने देंगे गैसेस का या नहीं। ट्रांसपिरेशन में यहाँ पे वाटर से भी होता है या फिर कोई और सब्सटेंस हो जो रिलीज़ करना चाहते हो और गेन करना चाहते हो। ट्रांसपिरेशन कैसे होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अपने रूट से वाटर को क्या करेगा, अब्जॉर्व करता है प्लांट, और उसके बाद कैपिलरी के थ्रू ये बाकी के पार्ट्स तक पहुँचाता है।
और सक्सेशन प्रेशर सब में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पानी उठाया और इसी पत्ती को दे दिया बाकी सूख गई ये वाली, ऐसा नहीं होता, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये एक वाटर लॉस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, अगर मैंने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है तो ये क्या करेगा, वाटर को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए कई बार पेड़ गर्मियों के दिन में, आप पेड़ों को देखोगे तो वो गर्मियों के दिन में अपने पत्तियों को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पत्तियाँ ही गिरा देते हैं, ना रहेगा पत्ती ना गिरेगा पानी। ओके, ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है, तो ये गैसेस के एक्सचेंज करने में, जैसे कि CO2 से O2 और O2 से CO2, ये दोनों गैसेस का एक्सचेंज करने में, ओवर हीट से अब इसको मेंटेन करने में, जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगती है तो हम लोग स्वेटिंग रिलीज़ करते हैं, वैसे ही ये भी इसको क्या कर रही है, हीट से, ओवर हीट से इसको प्रिवेंट करने का काम करती है। फूड और वाटर इन प्लांट्स, जो भी उसमें खाने की और पीने की चीज़ें होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि वो हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ेंगे। हालांकि अब इसको अभी समझ लो कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन में। मूवमेंट वाटर इन प्लांट्स, वाटर का भी ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो पूरी उसके पेड़ के हर शूट पार्ट से लेकर रूट पार्ट से लेकर शूट पार्ट तक ट्रांसपिरेशन किया जा सकता है। और ये क्या करती है, पेड़ों को नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करने का काम करती होती है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी मैंने लिखे हैं। गैस इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए आपका वाटर भी ज़रूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, और सेलुलोज इसी से बनता है। सेलुलोज उसकी एनर्जी का फॉर्म होता है जो स्टोर करके रखी जाती है प्लांट्स के अंदर। डिजर्ट एरियाज़ में जो वैक्सी कोटिंग होती है वो क्यूटिन की होती है। आप देखोगे कभी जैसे एलोवेरा का पेड़ हो गया, कैक्टस का पेड़ हो गया, तो उसमें छोटे छोटे कटीले कांटे निकले होते हैं, तो वो क्यूटिन उसके ऊपर क्यों निकले होते हैं डिजर्ट प्लांट में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट कर पाए। और ये वैक्सी कोटिंग जो होती है वो उनको क्या करती है, वो उनको वाटर के लॉस होने से प्रिवेंट करती है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक जाइलम जिसको हम लोग पिक्सल से याद किए थे ना, PX, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोम। ये जाइलम और फ्लोम क्या होती है, ये एक फाइब्रिक बॉडी होती है, ये भी फाइब्रिक है, ये भी फाइब्रिक है, फाइबर के मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन दोनों का काम क्या होता है, कंपैरिजन सेल्स हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। देखो सिमिलरिटीज़ इनके बीच में ये होती है कि ये दोनों के दोनों फूड और वाटर को कैरी करते हैं प्लांट्स में, ठीक। इन दोनों का काम होता है वेस्कुलर बंडल्स के फॉर्म में, और ये कंडक्टिव टिश्यूज़ होती है जो कि हेल्प करती है इसको सर्वाइव करने में। किसमें सर्वाइव करने में, इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से, जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा अपने आप को वो सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। लेकिन जाइलम की कुछ स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी क्या है, ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर होती है। आप यहाँ पे देख लो इसके जाइलम की, तो ये एक कैसी है, ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर है। तो क्या देखा आपने, टेबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि अलाउ करती है किस चीज़ के लिए, फूड और वाटर को प्लांट्स में वर्टिकली ऊपर की ओर जाने के लिए। तो जाइलम क्या कर रही होती है, जाइलम का काम होता है जल। तो यहाँ पे आप याद रखना, जाइलम जो होता है वो आपका कैरी करता है सिर्फ जल को, और ये पानी को रूट से लेकर के ऊपर तक, यानी कि ये सिंगल साइड से लेके जा सकती है, नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे कुछ लेके नहीं आएगी। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगी, जाइलम पैरेन्काइमा वाटर को हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, और वर्टिकली मतलब ऊपर। ये वर्टिकली हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल। तो जैसे पेड़ होती है तो पेड़ के ब्रांचेस भी तो होंगे, तो ब्रांचेस को ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करने का काम करती है जाइलम पैरेन्काइमा, और हॉरिजॉन्टली इन द प्लांट्स। और जाइलम फाइबर क्या करती है, सपोर्ट करती है इसके ट्रांसपोर्टेशन में, कि अगर ये पेड़ हो गया तो पेड़ के अंदर से ये क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी कि वो रूट को ऊपर तक लेके जाए। जैसे आपके घरों में पानी चढ़ाने के लिए टुल्लू का यूज़ करते हो, मोटर पंप का यूज़ करते हो, वैसे ही फ्लोम क्या होती है, तो फ्लोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो काम करती है फूड को कहाँ से, लीव्स से जो उसकी पत्तियाँ होती है उसको, मूवमेंट को सारे के सारे लीव से उसको अदर पार्ट्स तक प्लांट के पहुँचाने का काम करती है। यानी कि जो फ्लोम है, ये फ्लोम आपका काम क्या कर रही है, फ्लोम आपका काम करती है फल का, इसका फल का। तो आप इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो सीवेज ट्यूब्स टाइप होती है। ये फ्लेक्सिबल होता है और अपने अंदर स्टार्च और प्रोटीन रखता है। यही आपका मेन फूड सब्सटेंस। अगर पूछ लिया क्या होता है तो आपका स्टार्च एंड प्रोटीन्स होता है। मैंने दोनों में एक कंपैरिजन टेबल बना रखी है और इस टेबल को आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होता है एनिमल टिश्यू, जो कि हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।